लौट कर आए हो, वहाँ भी हजारों लोग सिर्फ अपनी बात कहने की वजह से जेल के अंदर है। हम उन सभी की बात कहते हैं, इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा काम है, वो अपनी बात रखेंगे। और ये सिर्फ एक आज के दौर में एक दूसरे के साथ ये बातचीत बंद ना हो और साथ हम लड़े, इसके लिए ये कार्यक्रम बुलाया गया। मैं इस कार्यक्रम के प्रमुख स्पीकर हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। बंजोशना यहाँ पर हैं, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगी, आप मंच पर आए। और हमारी अभिनेत्री बनने के बाद उनका परिचय बहुत सारे साथियों को मिला, लेकिन हम सब साथी उन्हें समाज के और देश के मुद्दों पर उनकी स्टूडेंट लाइफ से बोलते हुए जानते हैं। सो वो भी हमारे बीच हैं, तो हम स्वरा को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आए और आज की मीटिंग के अंदर हम इसके साथ जिसने लगातार एनआरसी मूवमेंट के अंदर हम सबके साथ, हम भारत के लोग में हमारी आवाज़ को बुलंद किया। और हमारे बीच के साथी फहाद अहमद यहाँ हैं, हॉल में पीछे बैठे हैं। फहाद, आप भी करेंगे कि ये दोनों भी मंच पर आ जाए। फिरोज मिठीपुर वाला जी और अली गोजान, ये दोनों साथी हमारे मंच पर बात रखने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो मैं सबसे पहले फिरोज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। ये लगता है कि शायद वो अगर हम लोगों को जेल में डालते तो एक व्यक्ति जेल में जाता, लेकिन उमर को जेल में डालने का मतलब है कि एक जनरेशन, खासतौर से हिंदुस्तान नौजवान मुसलमानों की जो जनरेशन थी, जो उसकी तरफ एक लीडर की तरह से देखती थी, एक मुसलमान पॉलिटिक्स जो सीएनआरसी आंदोलन से निकल के आ रही थी, जिसमें इस बात को का असर्शन था कि हाँ, हम मुसलमान भी हैं और हम संविधान को भी मानते हैं और हम बुर्खा भी पहन सकते हैं, हम दाढ़ी और टोपी भी लगा सकते हैं और उसके बाद भी हम हिंदुस्तानी हैं। ये जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स और जो एक फ्यूचर वहां से निकल के
निर्माण है उसको अननेसेसरीली थोपा जा रहा है कुछ लिबरल्स या लेफ्ट के लोगों के द्वारा। लेकिन हमारा और उमर का ये मानना था कि ये थोपा नहीं जा रहा है, ये हमारी एस्पिरेशन है। हम चाहते हैं उसी तरह का हिंदुस्तानी बनना जो हम चाहते हैं कि हमारे इलाकों में क्यों गंदगी होती है, हम चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी सफाई होनी चाहिए। तो वो जो लड़ाई थी, और अगर हम जेल में जाते तो शायद उस जनरेशन के दिमाग में डर नहीं बैठा दिया गया होता जो आज हम लोगों की जिंदगी हो गया है। मैं अपनी जिंदगी से अगर आपको बताऊं कि मैं जब 9th क्लास में था, मैं अलीगढ़ में पढ़ता था, और मैं हमेशा लिफ्ट, ये पता नहीं क्यों वाकई में मुझे बहुत ये चीज मुझे बहुत जरूरत है, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि जब मैं 9th क्लास में था तो मैं हमेशा ना लिफ्ट लेके स्कूल जाया करता था। उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, मैं हमेशा लिफ्ट लेता था, 1-2 लोगों को हाथ दिखाओ, 3 लोगों को हाथ दिखाओ, लिफ्ट मिल जाती थी और मैं स्कूल तक चला जाता था। लेकिन आज जब मेरे पास के पास गाड़ी है और मुझसे कोई लिफ्ट मांगता है, मैं दे नहीं पाता, और ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। मैं इसलिए नहीं दे पाता, मैं सोचता हूँ क्या होता कौन होता है यार, किसी बीजेपी वाले ने तो नहीं भेज दिया होगा, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा जो अजीब सा कुछ रिकॉर्ड कर ले, कहीं किसी विदेश के आगे कुछ तो नहीं होगा, फिर ये चला देंगे। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे जब दिल्ली दंगे हो रहे थे तो मैं और उमर बिहार में थे, मुझे पता है कि उमर बैठ के वहां पे हम रो रहे थे, मुझे पता है कि बिहार के से आने के बाद हम लोगों ने जो है रिलीफ का काम किया था दिल्ली दंगों में। तो मुझे ये लगता है कि दोस्तों 5 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, तो कोई ऐसी कहानी बना के सोचिए आप कि आपको सबको पता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है उसका जो मजाक बनाया है। आज ही एजाज असर साहब ने आर्टिकल लिखा है कि इट इज ईजियर टू गेट द जस्टिस इफ यू आर अ डॉग, लाइक इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एक्टिविस्ट। तो इस तरह के जो ख्यालात आते हैं, जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने किया क्या था। तो मुझे ये लगता है कि जो होप, जो नई तरह की पॉलिटिक्स, जो नया तरह का लिटरेचर सीएनआरसी के आंदोलन में निकल के आ रहा था, वो बहुत ही ब्रेक थ्रू था। क्योंकि मुसलमानों की जिंदगी तो पैदा होने से लेके मरने तक जो है प्रॉब्लमेटाइज कर दी गई। वो पैदा होते हैं तो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, पढ़ने की बात आती है तो मदरसे में जाकर आतंकवादी बनते हैं, जब शादी करने जाते हैं तो लव जिहाद करते हैं। तो हमने तो खैर हमारी तो वैसे भी इंटरफेथ मैरिज है, तो लव जिहाद करते हैं, और जब मरते हैं तो लैंड जिहाद करते हैं कि प्राइमरी लोकेशंस पे वो जो है जगह कब्जा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उस प्रॉब्लमेटाइज जो मुसलमानों की जिंदगी को किया गया था, उसमें एक नई जनरेशन निकल के आ रही थी जो असर्शन, आइडेंटिटी के असर्शन के साथ अपनी बात को रख रही थी। और ये जनरेशन अगर आप देखेंगे कि जितने भी जो सीएनआरसी मूवमेंट के लोग थे वो लेट 80s, 88, 89 या फिर प्री-90s में पैदा हुए थे। उमर मस्ती लेट 80, मतलब जो पूरी जो लॉट थी, जो कॉलेज स्टूडेंट गोइंग स्टूडेंट, क्योंकि आज़ादी के बाद अगर आप मुसलमानों की जिंदगी देखें तो 47 से लेकर 70 तक तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, हमने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। लेकिन जब पहले भी होते थे दंगे, लेकिन जब खासली कम्युनल राइट्स होना चालू हुए, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो, चाहे वो 92 के बाद का वायलेंस हो, उस पीरियड में जिनके बच्चे पैदा हुए तो उनके माँ बाप ने बहुत शिद्दत के साथ, मेरे पूरे जनरेशन में किसी ने 10वीं भी पास नहीं की, लेकिन मेरे माँ बाप जब हम पैदा हुए उनको लगा कि बच्चों को अपने पढ़ाना है, उनको जो है बराबर इक्वालिटी, क्योंकि पहले तो उससे पहले के मुसलमान थे वो खुद को दोयम करने का नागरिक समझ के जिंदगी जीने को तैयार थे। लेकिन जो एजुकेशन का वेव आया होगा कि अब तो हम ना वापस जाने वाले हैं, यही हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, वो जनरेशन जो है, नागपुर में कुछ लोग बैठे हुए अपनी दुनिया में जो फैले हुए हैं, जो हिंदुस्तान को एक रंग एक भाषा का देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत खतरा था। और इसीलिए जब उनको लगा इतने सारे लोग, बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आजादी के आंदोलन के बाद कोई भी इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर नहीं हुआ है।
बिहार के किसी कोने में हम जाते थे, जबरदस्त आर्टिकुलेशन के साथ नौजवान बात कर रहे थे। जब CNRC आंदोलन खत्म हुआ, कोविड आ गया, इन लोगों की जब हालात देखी तो वो लोग डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे लोगों से बात होती है और अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे मैं अवॉइड करने लगा हूँ, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, क्योंकि जैसे ही मैं वो सब चीज मैं सोचता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो अभी एक अवॉइडेंट मोड भी बहुत सारे लोगों के अंदर आ गया है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, इसके बारे में अगर मैंने ज्यादा सोचा तो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सिचुएशन अगर हम लोगों को गिरफ्तार करते तो शायद नहीं आती, क्योंकि एक जमाने के बाद मुसलमान, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग इस बात को एग्री करेंगे, हम बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं या नहीं है, लेकिन हमारी ये नाम हमारे बात के लिए काफी होता है कि हम मुसलमान हैं। और उस आंदोलन के अंदर जो असर्शन आइडेंटिटी के साथ आया था वो एक बहुत नई चीज थी, एक नई पॉलिटिक्स को जो है आगे ले जाने की बात थी। उसका जो ब्रेक लगा है वो इस देश की मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। और खासतौर से जो सेकुलर पार्टीज हैं उनको लगता है, मैं खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे इस बात से कहने में कोई डर भी नहीं लगता कि जब तक वो अपने मुस्लिम क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढेंगी तब तक इस देश की डेमोक्रेसी के जो चैलेंजेस हैं जो आज देश की डेमोक्रेसी के सामने, वो सॉल्व नहीं होंगे। आप सवाल होंगे, आप अवॉइड करके उस क्वेश्चन को अवॉइड कर करके कोई सॉल्यूशन आपको निकलने वाला नहीं है। ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो उस चीज को आगे लेके चल सके। इंटरसेक्शनैलिटी की बात मैं करता था हमेशा, वो मैं ये बोलता था कि हाँ हम मुसलमान हैं लेकिन हम औरत भी हो सकते हैं, उसमें जेंडर की इंटरसेक्शनलिटी आ गई। हमारे कारोबार भी तो अलग अलग है, एक इंटरसेक्शनलिटी तो वो भी है कि मुसलमानों में कुछ लोग वैसे भी हैं, कुछ लोग बुनकर का भी काम करते हैं, कुछ लोग मजदूर भी हैं। वो हमेशा हमारे एक इंटरसेक्शनलिटी की बात करता था जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो सिर्फ आइडेंटिटी तक सीमित नहीं रखती उस पॉलिटिक्स को, तो शायद वो आगे जाके उसमें से लीडर्स निकलते, आंदोलन निकलते, तो अगर हमको वो गिरफ्तार करते तो शायद वो नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत तो आगे ले गया और उसने जीत भी लाई कि 3 बिलों को वापस करना पड़ा सरकार को, तो वो एक अचीवमेंट हमारी रही। साथ ही जो फारूक ने कहा कि उमर ने कई लोगों को, मैं विशेष तौर पर कहूँगी कि थैंक यू सो मच। टूटा हुआ था उनका, पुलिस बोला कि वो मतलब लोगों ने मार के उसका पैर तोड़ दिया, लेकिन जबकि ये सबको पता था, सबके पास वो वीडियो थी कि कैसे चलने का भी कोई नौबत नहीं थी, एम्बुलेंस भी नहीं जाने दिया जा रहा था, लोग मर रहे थे। फाइनली द सिविल सोसाइटी हैड टू स्टेप इन एक मिडनाइट ऑफ 23rd from equality, let's call it fraternity. The riots were terrible. 53 lives were lost. 53 लोगों के जान गए, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा मौत हुआ। और मतलब संख्या का आंकलन करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलना जरूरी होता है कि 53 लोग जो मारे गए, 36 मुसलमान थे, उसमें 14 हिंदू थे। 2 बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। 4 मस्जिद। इसके साथ, क्योंकि जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेल की एप्लीकेशन खारिज कर, धन्यवाद गुड्डी। सबसे पहले तो मैं इस मंच से और मुझे लगता है हम सब की तरफ से दोनों तुम्हारी हिम्मत को सलाम करना चाहती हूँ, क्योंकि 5 साल तक इस संघर्ष को जीना, जारी रखना और फिर भी ना उम्मीद ना होना। आप बताइए, मतलब ये लड़की जो 5 साल से एक पर्सनल, सबसे ज्यादा पर्सनल रूप से ये इनजस्टिस सह रही है, वो हमें सांत्वना दे रही है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना है। क्या बात है, क्या हिम्मत है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों की हिम्मत को सलाम करना चाहूँगी। और आनंद सर, फिरोज सर, गुड्डी और दोनों ने जो बात कही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि
जिस तरीके से CNRC के बाद जो गिरफ्तारियां हुई, उन्होंने जो रुख लिया है उसमें साफ पता चल रहा है कि हमारी आइडेंटिटी को एक प्रिविलेज बनाया गया है। हम में से वो लोग जो अल्पसंख्यक सरनेम नहीं रखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारी आइडेंटिटी को प्रिविलेज बनाया गया है तो हम उस प्रिविलेज की जिम्मेदारी ये निभाएंगे कि हम जो CNRC के प्रोटेस्ट का संदेश था, जो हमारे साथी जो जेल में हैं, जो उनका संघर्ष था, हम उसे भूलेंगे नहीं और ना किसी को भुलाने देंगे। यहाँ जो लोग मुझसे पहले बोल के गए हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और ज्ञानी भी हैं, तो मेरी बातें बहुत बेसिक सी होने वाली हैं। बार बार उम्मीद जगाकर, बार बार दिल तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, ठीक है ना? तो एक बार फिर हम अपनी टूटी हुई उम्मीदें और अपनी जिद लेकर एकत्रित हो गए हैं इस देश की न्यायपालिका, जुडिशरी और पूरे न्यायतंत्र से कि तुम लाख हमारी उम्मीदों को धोखा देते रहो, पर हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, न्यायबद्ध नागरिक होने के नाते आपसे उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और हम ढीठ हो जाएंगे। हम ढीठ हो जाएंगे, हम जिद्दी ढीठ हो जाएंगे और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। आज इस मंच से एक बार फिर इस देश की माननीय न्यायपालिका, इस देश के हमारे बड़े बुजुर्ग, बेइंतहा आदर के पात्र न्यायाधीश और पूरे न्यायतंत्र को संबोधित करना चाहती हूँ। इस दौर का काला इतिहास जब लिखा जाएगा तो हम याद रखेंगे कि आप जिनको इस देश के संविधान और इस देश के नागरिकों के अधिकार और भविष्य का निष्पक्ष रखवाला बनाया गया था, आप जिनको इस देश में न्याय का निर्धारक बनाया गया था कि अगर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती होती है तो हम आपका दरवाजा खटखटाएं। हम याद रखेंगे कि कितनी आसानी लेकिन कितनी डिग्निटी और राइचियस कंडक्ट के साथ आपने अपनी जिम्मेदारियों का सौदा किया। साथियों, आज हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर, शर्जील, खालिद जैफी साहब, मीरान, गुलफिशा, तस्लीम भाई, शिफा रहमान साहब और अन्य साथियों की बेल को मना कर दिया है और हमारे पूर्व चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी जगह जगह इंटरव्यू दिए फिर रहे हैं, ये बताते हुए कि उमर की बेल में देर इसलिए हो रही है कि उमर के वकीलों ने 7 बार पोस्टपोनमेंट या एडजर्नमेंट मांगी थी और गलती उन्हीं की है। अब तो ये बात गलत है कि एडजर्नमेंट जो प्रोसीजरल चीज है 7 बार नहीं मांगी गई थी, लेकिन किसी को माननीय पूर्व CJI साहब से ये भी पूछना चाहिए कि चलिए बेल का मुद्दा अलग है, आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि ट्रायल जो है वो 5 साल तक क्यों नहीं शुरू हुआ है? ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी होती है। आप हमें ये बताइए कि 4 साल क्यों लग गए आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज पेश करे जाने के लिए? प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी थी। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन विक्टिम ब्लेम क्या होता है वो मुझे समझ में आता है। मैं वकील नहीं हूँ और ना ही हमारे माननीय न्यायाधीशों जितनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन एक साधारण आम नागरिक को भी अन्याय का चेहरा कैसा होता है वो तो दिखाई देता है ना। अन्याय देखने और समझने के लिए लॉ की डिग्री की तो जरूरत नहीं होती। प्रोसेस कैसे पनिशमेंट बन जाता है। 5 साल से हम प्रोसेस भी देख रहे हैं, हम पनिशमेंट भी देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत निजी रूप से वो पनिशमेंट झेल भी रहे हैं। ट्रायल शुरू ना करना और बार बार ये जितने भी लोग हैं इनकी बेल डिनाई करने का जो सिलसिला है वो 5 साल से चला आ रहा है। पिछले साल मैंने दिल्ली में किसी एक मीटिंग में ये बताया था कि मुझे अब एहसास होता है कि 4 साल, उस टाइम 4 साल कितना लंबा वक्त होता
वो ठीक से जानती नहीं थी। 5 साल में हमारी दोस्ती हुई, हमें मोहब्बत हुई, हमारी शादी हुई, हमारी एक बच्ची हुई। अब हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है कि वो प्ले स्कूल जाती है, वो पूरी सेंटेंसेस में बातें करती है, वो 2 साल की होने वाली है और उससे वो इतनी समझदार हो गई है कि उसे पता है कि उसे अपने बर्थडे केक कौन से रंग का चाहिए। 5 साल का मतलब वक्त होता है। इन 5 सालों ने मुझे जहां एक नई जिंदगी दी, वहीं पे इन 5 सालों ने शर्जील, उमर, खालिद साहब, गुलफशा और तमाम साथियों को एक नॉर्मल जिंदगी डिनाई की है। होने के नाते अब और एक पेरेंट होने के नाते 5 साल के क्या मायने होते हैं एक पेरेंट के लिए, वो मुझे समझ में आता है। 5 साल में बच्चे जो हैं वो टीनेजर बन जाते हैं। ये बात खालिद भाई, तस्लीम और शिफा और रहमान साहब जी रहे हैं। कितनी मुश्किल और खराब चीज है ये किसी भी पेरेंट के लिए। 5 साल बेल डिनाई होना कितना बड़ा अन्याय होता है। बार बार जब बेल डिनाई होता है तो सालों साल तक बच्चों के सर से एक बाप का साया हट जाता है। 5 साल या सालों साल तक बेल डिनाई होने से और भी चीजें होती हैं। एक 84 साल के एक्टिविस्ट प्रीस्ट फादर स्टैन स्वामी जेल में ही बेल के इंतजार में ही दम तोड़ देते हैं। ये होता है बार बार बेल डिनाई होने से जो कारण है, या बार बार बेल डिनाई होने से एक 90% से ज्यादा विकलांग प्रोफेसर साई बाबा, वो सालों के बाद जब उनको बेल मिलती भी है तो उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बचती कि वो अपनी आजादी को जी भी पाए और उनकी मृत्यु हो जाती है। गौतम सर और आनंद सर यहाँ पर हैं। मैंने सबसे पहले जब मैं उनसे मिली मैंने आनंद सर को पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? 5 साल तक शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। महाराष्ट्र के एक साथी हैं महेश राउत, जो इनके भी वाले केस में 7 साल से जेल में है, उनको भी बेल नहीं मिली। 5 साल में और भी चीजें होती हैं। हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। नताशा नारवाल से पूछिए, जिनको अपने मरते हुए पिताजी का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ क्योंकि उनकी बेल डिनाई कर दी गई। 5 साल बेल बार बार डिनाई करना महज एक प्रोसीजरल या ब्यूरोक्रेटिक मुद्दा नहीं है, वो हमारी जिंदगियों का मुद्दा है। इन चीजों का जवाब कौन देगा? इन चीजों की क्या भरपाई होगी? हम सबको ये पता है कि जेल को एक्सेप्शन और बेल को रूल ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है पास्ट में। उन्होंने ही उनके ऑब्जर्वेशंस में बेल को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से लिंक किया है। शायद हमारे माननीय न्यायाधीशों को ये बातें याद नहीं है, पर हमें तो याद है। आज मैं बड़ा बेसिक सा सवाल पूछना चाहती हूँ हमारी न्यायपालिका से कि अगर आपका काम लोगों को जेल में ही रखना है और आपको लग रहा है कि यही आपकी जिम्मेदारी है, तो ये काम तो पुलिस भी कर सकती है, करती ही है। तो अगर न्यायपालिका पुलिस का काम या सरकार का काम या सरकार का के ही पिट्ठू बन के काम करने वाली है, तो हमें इस पूरे महान, बड़े और महंगे न्यायतंत्र की जरूरत ही क्या है? आप अगर अपना काम नहीं करेंगे, एक निष्पक्ष रूप से संविधान के तहत अगर आप कानून चल रहा है या नहीं उसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने टैक्स पेयर्स के पैसों से आपके
मेरे फादर ने मुझे कहा कि देखो एक बात याद रखना कि जो कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उनसे डिमांड नहीं की जाती, उनसे अपील की जाती है, याचिका की जाती है। कमाल की बात है। हम तो भगवान से डिमांड कर सकते हैं, हम तो भगवान से शिकायत कर पाते हैं, लेकिन हम ऑनरेबल कोर्ट से इस डर से डिमांड अपने अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकते। उसकी भी हमको भीख मांगनी पड़ती है कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। आपकी हरकतें कंटेम्प्ट के लायक हैं, लेकिन चूंकि हम कानूनबद्ध और न्यायबद्ध नागरिक हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपसे अपील करेंगे, छोटी सी अपील, महज अपना काम करिए। मैं मानती हूँ कि इस देश की जनता में बहुत सब्र है, बहुत ज्यादा सब्र है, पर दशकों तक जब आप देश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, और मैं मानती हूँ हम सबका भविष्य है, क्योंकि कोर्ट जो है वो एक ऐसी चीज है कि चाहे जो आपकी विचारधारा हो, जो आपकी राजनीति हो, जो आपकी निजी विचार जो भी हो, लेकिन कोर्ट से इस देश का हर नागरिक बराबर की उम्मीद रखता है, चाहे वो मासूम हो या वो एक्चुअली में गिल्टी हो। ये कद है इस देश की न्यायपालिका, ये कद है हमारे कोर्ट्स का। हम आपकी तरफ उस विश्वास के साथ और उस उम्मीद के साथ देखते हैं जो शायद लोग अपने भगवानों से ही उस उम्मीद के साथ देखते हैं। जब और कुछ रास्ता नहीं बचता, तब आदमी को लगता है कि हाँ, कोर्ट का रास्ता तो है। हमारा पूरा भविष्य हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है जब न्यायपालिका अपना काम एक जिम्मेदार और सच्चे रूप से नहीं करती है। सालों साल, दशकों तक जब जनता की उम्मीदों और सपनों को दबाया जाता है, तो उसका क्या हश्र होता है हमने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में पिछले कुछ सालों में देखा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम न्यायबद्ध नागरिक हैं। इसलिए हम अपने ढीठ तरीके से, हम अपनी जिद को लेकर, हम अपनी उम्मीदों को बरकरार रख के, हम अपना एक तरफा प्यार लेकर आपके बहरे कानों में भिनभिनाते रहेंगे कि आपको इस देश के संविधान में विश्वास ना हो, लेकिन हमें है। आपको इस देश में विश्वास ना हो, लेकिन हमें है। आपको खुद पर विश्वास ना हो, लेकिन हमें है। हमारी उम्मीद, वो आखिरी चीज है जो हमारे पास है, और हमारी नाउम्मीदी जुल्मी और सत्ताधारियों की सबसे बड़ी वेपन है, और हम उन्हें वो वेपन कभी नहीं देंगे। इसलिए, सिर्फ इसलिए हम आपसे उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत गुलफिशा की एक छोटी सी कविता है, उससे कुछ डिमांड भी हमारी something that the law is supposed to protect all of us with. Our demands are immediate grant of bail to Umar Khalid and all others detained in the Delhi riots conspiracy case under the UAPA, and a time-bound trial proceeding so that justice is neither delayed nor denied. I know it's 5 years, but we still need to see. हमें हमारे साथी जेल के बाहर मिलेंगे। मैं अली को यहाँ बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ धन्यवाद दें। संसद में मिनिस्टर बैठे कहाँ होते हैं, एक जज जिनके घर में आग लग गई और करोड़ों रुपए जल गए, कब पता चला? जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आए। वो कॉन्स्टिट्यूशन को धन्यवाद। डोनेशन बॉक्स बाहर